तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन सीरीज के बारे में जिसका टाइटल है 100 ईयर्स ऑफ द सॉलिट्यूड नाम की इस बेहतरीन सीरीज के बारे में। दोस्तों ये सीरीज बेस है इसी टाइटल के नोवेल पर और इसे एक जैसे सीरीज के टाइप में कन्वर्ट करके रिलीज़ किया जा रहा है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। 100 Years of Solitude, Spanish, 100 Años de Soledad, लैटिन अमेरिकी स्पेनिश, Cien Años y Soledad, एक आगामी कोलंबियाई जादुई यथार्थवाद टेलीविजन श्रृंखला है जो गैब्रियल गार्सिया मार्केज के 1967 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। पहला सीजन 11 दिसंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। दूसरे सीजन में उपन्यास के उत्तरार्ध को कवर करने की योजना है। गालना, कर्नल ऑरेलियानो ब्यूंडिया के रूप में क्लाउडियो कैटानो, जेरोनिमो बैरन युवा ऑरेलियानो ब्यूंडिया के रूप में, किशोर ऑरेलियानो ब्यूंडिया के रूप में सैंटियागो वास्केज, जोस अर्काडियो ब्यूंडिया के रूप में मार्को गोंजालेज, तोम डिएगो वास्केज, तो पुराने जोस अर्काडियो ब्यूंडिया के रूप में, जोस अर्काडियो के बेटे के रूप में लियोनार्डो सोटो, उर्सुला इगुआरान के रूप में सुजाना मोरालेस, तोम मार्लेडा सोटो, तो वृद्ध उर्सुला इगुआरान के रूप में, ऑरेलियानो इगुआरान के रूप में कार्लोस सुआरेज, मेलक्विएड्स के रूप में मोरेनो बोर्जा, तोम पिलर टर्नेरा के रूप में विना मचाडो, पिएत्रो क्रेस्पी के रूप में रग्गेरो पास्क्वेरेली, एला बेसेरा पेट्रोनिला के रूप में एडगर विटोरिनो, तोम साल्वाडोर डेल सोलर, रास्ट एस्टेफेन, क्विक मेंडोजा, तोम एडविन जमोरानो, लॉरा अलोंसो और अकीमा माल्डोनाडो अज्ञात भूमिकाओं में दिखाई देंगे। एपिसोड नहीं, शीर्षक, अवधि, मूल रिलीज की तारीख 1 TBA 11 दिसंबर 2024, 2 TBA 11 दिसंबर 2024, 3 TBA 11 दिसंबर 2024, 4 TBA 11 दिसंबर 2024, 5 TBA 11 दिसंबर 2024, 6 TBA 11 दिसंबर 2024, 7 TBA 11 दिसंबर 2024, 8 TBA 11 दिसंबर 2024। उत्पादन, विकास, नेटफ्लिक्स ने मार्च 2019 में 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के अधिकार हासिल कर लिए। 2014 में लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु से पहले उन्होंने उपन्यास के अधिकार बेचने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि एक फिल्म की समय की कमी उचित अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं थी। 2-3 श्रृंखला को गार्सिया मार्केज के परिवार के समर्थन से फिल्माया गया था, जिन्होंने अनुरोध किया था कि इसे कोलंबिया में कोलंबियाई अभिनेताओं के साथ और स्पेनिश में शूट किया जाए। 4 निर्माताओं ने कोलंबिया में कई स्थानों की खोज की, जिनमें कैली, विलाविकेनियो, गिरार्डोट, पालोमिनो, सांता मार्टा और बेरेंक्विला शामिल है। 5 एक फिल्म निर्माता के रूप में, एक कोलंबियाई के रूप में 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जैसी जटिलता और जिम्मेदारी वाली परियोजना पर काम करना एक सम्मान और एक बड़ी चुनौती रही है। हमेशा साहित्यिक और दृश्यश्रव्य भाषा के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हुए ऐसी छवियों का निर्माण करने में सक्षम होने के लिए जिनमें एक ऐसे काम की सुंदरता, कविता और गहराई शामिल हो जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया हो। हमने इसे उपन्यास के प्रति प्यार और सम्मान के साथ एक असाधारण तकनीकी और मानवीय टीम की मदद से किया है। लॉरा मोरा 6 डलाई कलाकारों को 2022 के मध्य में एक ओपन कास्टिंग कॉल के माध्यम से चुना गया था। 7 कास्टिंग टीम ने 25 मुख्य भूमिकाओं के लिए 10,000 से अधिक उम्मीदवारों को देखा। 8 कलाकारों में केवल 30% पेशेवर अभिनेता शामिल है। 9 मुख्य कलाकारों के अलावा फिल्मांकन के लिए 20,000 एक्स्ट्रा भी चुने गए। 10 कलाकारों को 26 अप्रैल 2023 को आंशिक रूप से लीक किया गया था। 11 फिल्माने
मुख्य फोटोग्राफी मई से दिसंबर 2023 तक हुई। 12 श्रृंखला को पूरी तरह से कोलंबिया में फिल्माया गया था। 13 14 विशेष रूप से ला गुआजिरा, मैग्डेलेना, सीजर, कुंडिनमर्का और टोलिमा में। 15 मैक्डो का काल्पनिक शहर अल्वाराडो के पास बनाया गया था और इसमें 1100 श्रमिकों के श्रम की आवश्यकता थी। 5 श्रृंखला की प्रगति के रूप में समय बीतने को दिखाने के लिए शहर के 4 संस्करण बनाए गए थे। 12 निर्माताओं ने स्थानीय प्राचीन वस्तुओं की दुकानों से फर्नीचर खरीदे और सेट के लिए स्थानीय कारीगरों से कपड़े और कलाकृतियां बनवाईं। 8 मुक्त करना। दिसंबर 2024 में ग्वाडलजारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में श्रृंखला के लिए एक प्रचार प्रदर्शन। पहले सीजन का टीजर ट्रेलर 17 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। 17 प्रमोशनल स्टिल्स 18 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए थे। 8 पहले 2 एपिसोड का प्रीमियर 22 नवंबर 2024 को मैड्रिड के सर्कुलो डी बेलस आर्टेस में हुआ। 18 सीरीज का पहला एपिसोड 28 नवंबर 2024 को मैक्सिको सिटी के बिब्लियोटेका वास्कोन्सेलोस में दिखाया गया था। 19 इसके पहले 2 एपिसोड 6 दिसंबर 2024 को हवाना फिल्म फेस्टिवल में दिखाए जाएंगे। 20 पहला सीजन 11 दिसंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर पूरी तरह से रिलीज किया जाएगा। अन्य रोमांटिकों से अलग, हॉफमैन एक व्यंग्यकार थे। उन्होंने अपने आसपास की वास्तविकता को असामान्य उत्सुकता से देखा और इस अर्थ में वे पहले और सबसे तीखे यथार्थवादियों में से एक थे। रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे विवरण, अपने आसपास के लोगों की मजेदार विशेषताओं को असाधारण ईमानदारी के साथ उन्होंने देखा। इस अर्थ में उनकी रचनाएं वास्तविकता के रमणीय रूप से बनाए गए कैरिकेचर का एक पूरा पहाड़ है। लेकिन वे यहीं तक सीमित नहीं थे। अक्सर उन्होंने गोगोल के पोर्ट्रेट जैसे दुःस्वप्न रचे। गोगोल हॉफमैन के छात्र है और कई कार्यों में हॉफमैन पर अत्यधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए पोर्ट्रेट और द नोज में। उनमें हॉफमैन की तरह वह एक दुःस्वप्न से डराता है और इसे एक सकारात्मक शुरुआत के साथ तुलना करता है। हॉफमैन का सपना स्वतंत्र, सुंदर, आकर्षक, अनंत तक हंसमुख था। उनकी परियों की कहानियों को पढ़ते हुए आप समझते हैं कि हॉफमैन, संक्षेप में, एक दयालु, स्पष्ट व्यक्ति है, क्योंकि वह एक बच्चे को द नटक्रैकर या द रॉयल ब्राइड जैसी चीजें बता सकते थे। ये मानवीय कल्पना के मोती है। 19 जर्मन जादू यथार्थवादी चित्रों ने इतालवी लेखक मासिमो बोंटेम्पेली को प्रभावित किया, जिन्हें लेखन में जादुई यथार्थवाद को लागू करने वाला पहला व्यक्ति कहा जाता है, जिसका उद्देश्य वास्तविकता की शानदार, रहस्यमय प्रकृति को पकड़ना था। 1926 में उन्होंने जादुई यथार्थवादी पत्रिका 900.9 की स्थापना की और उनके लेखन ने बेल्जियम के जादुई यथार्थवादी लेखकों जोहान डेसेन और ह्यूबर्ट लैम्पो को प्रभावित किया। 2 13 14 रोह के जादुई यथार्थवाद ने हिस्पैनिक अमेरिका के लेखकों को भी प्रभावित किया, जहां इसका 1927 में रियलिस्मो मैजिको के रूप में अनुवाद किया गया था। वेनेजुएला के लेखक आर्टुरो उसलर पिएत्री, जो बोंटेम्पेली को जानते थे, ने 1920 और 30 के दशक में प्रभावशाली जादू यथार्थवादी लघु कथाएं लिखीं, जो इस रहस्य और वास्तविकता पर केंद्रित थीं कि हम कैसे जीते हैं। 2 14 15 लुइस लील ने पुष्टि की है कि उसलर पिएत्री 1948 में साहित्य में रियलिस्मो मैजिको शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे। 20 इस बात के प्रमाण है कि मैक्सिकन लेखिका एलेना गैरो ने ईटीए हॉफमैन के कार्यों का वर्णन करने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। 21 फ्रांसीसी रूसी क्यूबा के लेखक अलेजो कार्पेंटियर, जिन्होंने रोह के जादुई यथार्थवाद को थकाऊ दिखावा मानकर खारिज कर दिया था, ने 1949 में अपनी संबंधित अवधारणा लो रियल मार्विलोसो, अद्भुत यथार्थवाद, विकसित की। 2 14 मैगी एन बॉवर्स लिखती है कि अद्भुत यथार्थवादी साहित्य और कला अलग अलग संस्कृतियों के वातावरण में वास्तविकता के प्रति व्यावहारिक और ठोस दृष्टिकोण और जादू और अंधविश्वास की स्वीकृति के विपरीत दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। 2 2 3
जादुई यथार्थवाद का इस्तेमाल बाद में 1940 और 1950 के दशक के दौरान इवान अल्ब्राइट, पीटर ब्लूम, पॉल कैडमस, ग्रे फॉय, जॉर्ज टूकर और विनीज में जन्मे हेनरी कॉर्नर जैसे अमेरिकी चित्रकारों द्वारा अलौकिक यथार्थवाद का वर्णन करने के लिए किया गया था। हालांकि साहित्य में इसके उपयोग के विपरीत जादुई यथार्थवादी कला में अक्सर बहुत शानदार या जादुई सामग्री शामिल नहीं होती है, बल्कि यह अति यथार्थवादी और अक्सर रहस्यमय लेंस के माध्यम से सांसारिक को देखती है। 15 जादुई यथार्थवाद के विपरीत जादुई यथार्थवाद शब्द पहली बार 1955 में आलोचक एंजेल फ्लोरेस के निबंध स्पेनिश अमेरिकी कथा साहित्य में जादुई यथार्थवाद में उभरा था, जो जादुई यथार्थवाद और अद्भुत यथार्थवाद के पहलुओं को मिलाने वाले लेखन के संदर्भ में था। 16 जबकि फ्लोरेस ने जॉर्ज लुइस बोर्गेस को पहला जादुई यथार्थवादी नामित किया, वह रोह के जादुई यथार्थवाद को लैटिन अमेरिका में लाने के लिए कारपेंटियर या उसलर पिएत्री को स्वीकार करने में विफल रहे। बोर्गेस को अक्सर जादुई यथार्थवादियों के पूर्ववर्ती के रूप में देखा जाता है, केवल फ्लोरेस उन्हें एक सच्चा जादुई यथार्थवादी मानते हैं। 16-18 फ्लोरेस के निबंध के बाद अद्भुत यथार्थवाद में रुचि का पुनरुत्थान हुआ, जिसने 1959 की क्यूबा क्रांति के बाद जादुई यथार्थवाद शब्द को जादुई घटनाओं के तथ्यात्मक चित्रण के लिए जाने जाने वाले एक नए प्रकार के साहित्य पर लागू किया। 18 साहित्यिक जादुई यथार्थवाद की उत्पत्ति लैटिन अमेरिका में हुई। लेखक अक्सर अपने देश और यूरोपीय सांस्कृतिक केंद्रों जैसे पेरिस या बर्लिन के बीच यात्रा करते थे और उस समय के कला आंदोलन से प्रभावित होते थे। 22-23 उदाहरण के लिए, क्यूबा के लेखक अलेजो कारपेंटियर और वेनेजुएला के आर्टुरो उसलर पिएत्री 1920 और 1930 के दशक में पेरिस में रहने के दौरान अत्यथार्थवाद जैसे यूरोपीय कलात्मक आंदोलनों से काफी प्रभावित थे। एक प्रमुख घटना जिसने चित्रकारी और साहित्यिक जादुई यथार्थवाद को जोड़ा, वह 1927 में स्पेन के रेविस्टा डी ऑक्सीडेंट द्वारा फ्रांज रोह की पुस्तक का स्पेनिश में अनुवाद और प्रकाशन था, जिसका नेतृत्व प्रमुख साहित्यकार जोस ऑर्टेगा वाई गैसेट ने किया था। 1561 जॉर्ज लुइस बोर्गेस ने जादुई यथार्थवाद के विकास में अन्य लैटिन अमेरिकी लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, विशेष रूप से 1935 में उनके पहले जादुई यथार्थवादी प्रकाशन हिस्टोरिया यूनिवर्सल डे ला इंफामिया के साथ। 1940 और 1950 के बीच लैटिन अमेरिका में जादुई यथार्थवाद अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें प्रमुख लेखक मुख्य रूप से अर्जेंटीना में दिखाई दिए। 1949 में प्रकाशित एलेजो कारपेंटियर के उपन्यास द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड को अक्सर जादुई यथार्थवाद के एक महत्वपूर्ण अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, जो गैब्रियल गार्सिया मार्केज के उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड 1967 में अपने सबसे विहित अवतार तक पहुंच गया। 25 गार्सिया मार्केज ने काफ्का की द मेटामोर्फोसिस को एक रचनात्मक प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। पहली पंक्ति ने मुझे लगभग बिस्तर से बाहर निकाल दिया। यह शुरू होता है, जैसे ही ग्रेगर सैम्सा बेचैन सपनों से जागा, उसने खुद को अपने बिस्तर में एक विशाल कीट में तब्दील पाया। जब मैंने वह पंक्ति पढ़ी तो मैंने खुद से सोचा कि मुझे नहीं पता था कि किसी को भी इस तरह की चीजें लिखने की अनुमति है। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले ही लिखना शुरू कर देता। उन्होंने अपनी दादी द्वारा बताई गई कहानियों का भी हवाला दिया। उसने मुझे ऐसी बातें बताईं जो अलौकिक और शानदार लगती थीं, लेकिन उसने उन्हें पूरी स्वाभाविकता के साथ बताया। अपनी कहानियां बताते समय उसने अपनी अभिव्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं बदला और हर कोई आश्चर्यचकित था। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड लिखने के पिछले प्रयासों में मैंने कहानी पर विश्वास किए बिना उसे बताने की कोशिश की। मैंने पाया कि मुझे खुद उन पर विश्वास करना था और उन्हें उसी भाव के साथ लिखना था जिस भाव से मेरी दादी ने उन्हें बताया था, ईंट के चेहरे के साथ। 26 दृश्य कला के जादुई यथार्थवाद के सैद्धांतिक निहितार्थों ने यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी साहित्य को बहुत प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, इतालवी मैसिमो बोंटेम्पेली ने दावा किया कि साहित्य वास्तविकता पर नए पौराणिक और जादुई दृष्टिकोणों को खोलकर सामूहिक चेतना बनाने का एक साधन हो सकता है,
और उन्होंने फासीवाद द्वारा शासित एक इतालवी राष्ट्र को प्रेरित करने के लिए अपने लेखन का उपयोग किया। 2. उसलर पिएत्री रोह के जादुई यथार्थवाद के रूप से निकटता से जुड़े थे और पेरिस में बोंटेम्पेली को जानते थे। कारपेंटियर के द्वि यथार्थवाद, जादुई यथार्थवाद या अद्भुत यथार्थवाद कल्पना और कला की एक शैली या शैली है जो जादुई तत्वों को शामिल करते हुए दुनिया का यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो अक्सर अटकलों और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। 1. जादुई यथार्थवाद 3 शब्दों में से सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है और विशेष रूप से साहित्य को संदर्भित करता है। 2. 1 से 5 जादुई यथार्थवाद अक्सर विशेष रूप से साहित्य को संदर्भित करता है, जिसमें जादुई या अलौकिक घटनाएं अन्यथा वास्तविक दुनिया या सांसारिक सेटिंग में प्रस्तुत की जाती है, जो आमतौर पर उपन्यासों और नाटकीय प्रदर्शनों में पाई जाती है। 2. 1 से 5 अपने लेख स्पेनिश अमेरिकी साहित्य में जादुई यथार्थवाद में लुइस लील जादू साहित्य और जादुई यथार्थवाद के बीच अंतर बताते हुए कहते हैं कि जादुई यथार्थवाद भी जादुई साहित्य नहीं है। 3. कुछ जादुई तत्वों को शामिल करने के बावजूद इसे आम तौर पर फंतासी से अलग शैली माना जाता है, क्योंकि जादुई यथार्थवाद यथार्थवादी विवरण की पर्याप्त मात्रा का उपयोग करता है और वास्तविकता के बारे में एक बिंदु बनाने के लिए जादुई तत्वों को नियुक्त करता है, जबकि फंतासी कहानियों को अक्सर वास्तविकता से अलग किया जाता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोनों में यह भी अंतर है कि जादुई यथार्थवाद फंतासी की तुलना में साहित्यिक कथा साहित्य के ज्यादा करीब है, जो कि एक प्रकार की शैली कथा है। 11. जादुई यथार्थवाद को अक्सर वास्तविक और जादुई तत्वों के समामेलन के रूप में देखा जाता है, जो साहित्यिक यथार्थवाद या फंतासी की तुलना में अधिक समावेशी लेखन रूप का निर्माण करता है। 5. विवरण। जादुई यथार्थवाद शब्द आलोचनात्मक रूप से कठोर होने के बजाय व्यापक रूप से वर्णनात्मक है, और मैथ्यू स्ट्रेचर 1999 इसे इस तरह परिभाषित करते हैं: क्या होता है जब एक अत्यधिक विस्तृत यथार्थवादी सेटिंग पर किसी ऐसी चीज का आक्रमण होता है जिस पर विश्वास करना बहुत ही अजीब है। 12. यह शब्द और इसकी व्यापक परिभाषा अक्सर भ्रमित हो सकती है, क्योंकि कई लेखकों को जादुई यथार्थवादी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह शब्द 1920 के दशक की एक जर्मन और इतालवी चित्रकला शैली से प्रभावित था, जिसे एक ही नाम दिया गया था। 2. द आर्ट ऑफ फिक्शन में ब्रिटिश उपन्यासकार और आलोचक डेविड लॉज जादुई यथार्थवाद को परिभाषित करते हैं: जब अद्भुत और असंभव घटनाएं किसी ऐसी चीज में घटित होती है जो अन्यथा एक यथार्थवादी कथा होने का दावा करती है। यह विशेष रूप से समकालीन लैटिन अमेरिकी कथा साहित्य से जुड़ा एक प्रभाव है, उदाहरण के लिए कोलंबियाई उपन्यासकार गैब्रियल गार्सिया मार्केज का काम, लेकिन यह अन्य महाद्वीपों के उपन्यासों में भी पाया जाता है, जैसे कि गुंटर ग्रास, सलमान रुश्दी और मिलन कुंडेरा के उपन्यास। इन सभी लेखकों ने महान ऐतिहासिक ऐंठन और व्यक्तिगत उथल-पुथल को झेला है, जो उन्हें लगता है कि अविचलित यथार्थवाद के प्रवचन में पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में कुंडेरा के 1979 के उपन्यास द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग का हवाला देते हुए। 13. मिचिको काकुटानी लिखती है कि असाधारण और सांसारिक के बीच के लेनदेन जो बहुत सारे लैटिन अमेरिकी कथा साहित्य में होते हैं, वे केवल एक साहित्यिक तकनीक नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता का दर्पण भी है, जिसमें शानदार अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। 14. जादुई यथार्थवाद अक्सर इतिहास और कल्पना को मिलाता है, जैसा कि सलमान रुश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन में है, जिसमें 15 अगस्त 1947 को आधी रात को पैदा हुए बच्चे, जो भारत की आज़ादी का क्षण था, टेलीपैथिक रूप से जुड़े हुए हैं। इरीन गुएंथर 1995 इस शब्द की जर्मन जड़ों से निपटती है और कैसे एक पुरानी जादुई यथार्थवादी कला बाद के जादुई यथार्थवादी साहित्य से संबंधित है। 15. इस बीच जादुई यथार्थवाद अक्सर लैटिन अमेरिकी साहित्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें शैली के संस्थापक, विशेष रूप से लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज, इसाबेल अलेंडे, जॉर्ज लुइस बोर्गेस, जुआन रुल्फो, मिगुएल एंजेल ऑस्टूरियस, एलेना गारो,
मिरेया रॉबल्स, रोमुलो गैलेगोस और आर्टुरो उसलर पिएत्री शामिल है। अंग्रेजी साहित्य में इसके मुख्य प्रतिपादकों में नील गैमन, सलमान रुश्दी, एलिस हॉफमैन, लुइस डी बर्नियर, निक जोकिन और निकोला बार्कर शामिल है। रूसी साहित्य में प्रमुख समर्थकों में मिखाइल बुल्गाकोव, सोवियत असंतुष्ट आंद्रेई सिन्यावस्की और नाटककार नीना सदुर शामिल है। बंगाली साहित्य में जादुई यथार्थवाद के प्रमुख लेखकों में नबारुन भट्टाचार्य, अख्तरुज्जमा इलियास, शाहिदुल जहीर, जीवनानंद दास और सैयद वलीउल्लाह शामिल है। कन्नड़ साहित्य में लेखक शिवराम कारंत और देवनूर महादेव ने अपने सबसे प्रमुख कार्यों में जादुई यथार्थवाद को शामिल किया है। जापानी साहित्य में इस शैली के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक हारुकी मुराकामी है। चीनी साहित्य में इस शैली के सबसे प्रसिद्ध लेखक मो यान है, जिन्हें उनके भ्रमात्मक यथार्थवाद के लिए 2012 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पोलिश साहित्य में जादुई यथार्थवाद का प्रतिनिधित्व ओल्गा टोकरजुक द्वारा किया जाता है, जिन्हें 2018 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। व्युत्पत्ति और साहित्यिक उत्पत्ति। यह शब्द पहली बार जर्मन मैगीशर रियलिज्मस, जादुई यथार्थवाद, के रूप में सामने आया। 1925 में जर्मन कला समीक्षक फ्रांज रोह ने मैगीशर रियलिज्मस का इस्तेमाल एक चित्रकारी शैली को संदर्भित करने के लिए किया था, जिसे न्यू सचलिचकिट, नई वस्तुनिष्ठता, के रूप में जाना जाता है। 1617, जो अभिव्यक्तिवाद का एक विकल्प था जिसे जर्मन संग्रहालय के निदेशक गुस्ताव हार्टलाब ने समर्थन दिया था। 2-9 से 11-15, रोह ने जादुई यथार्थवाद के सटीक विवरण, चिकनी फोटोग्राफिक स्पष्टता और तर्कसंगत दुनिया की जादुई प्रकृति के चित्रण की पहचान की। इसने लोगों और हमारे आधुनिक तकनीकी वातावरण की अलौकिकता को प्रतिबिंबित किया। 2-9 से 10, उनका यह भी मानना था कि जादुई यथार्थवाद अत्यथार्थवाद से संबंधित था, लेकिन अलग था। 2-12, 19वीं सदी के रोमांटिक लेखक जैसे E.T.A. हॉफमैन और निकोलाई गोगोल, विशेष रूप से अपनी परिकथाओं और लघुकथाओं में रोमांटिकवाद के भीतर एक प्रवृत्ति की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है, जिसमें एक यूरोपीय जादुई यथार्थवाद शामिल है, जहां कल्पना के क्षेत्र लगातार वास्तविकता के क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और उन्हें आबाद कर रहे हैं। 18, अनातोली लुनाचारस्की के शब्दों में काल्पनिक यथार्थवाद तत्व। जादुई यथार्थवाद काल्पनिक घटनाओं को अन्यथा यथार्थवादी लहजे में चित्रित करता है। यह दंतकथाओं, लोक कथाओं और मिथकों को समकालीन सामाजिक प्रासंगिकता में लाता है। पात्रों को दिए गए काल्पनिक गुण, जैसे कि उत्तोलन, टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस, आधुनिक राजनीतिक वास्तविकताओं को शामिल करने में मदद करते हैं, जो काल्पनिक हो सकते हैं। 27, वास्तविक दुनिया सेटिंग। वास्तविक दुनिया में काल्पनिक तत्वों का अस्तित्व जादुई यथार्थवाद के लिए आधार प्रदान करता है। लेखक नई दुनिया का आविष्कार नहीं करते हैं, बल्कि वे मौजूदा दुनिया में जादुई चीजों को उजागर करते हैं, जैसा कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने किया था, जिन्होंने मौलिक कृति 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड लिखी थी। 28, जादुई यथार्थवाद की दुनिया में अलौकिक क्षेत्र प्राकृतिक, परिचित दुनिया के साथ घुलमिल जाता है। 29-15, लेखकीय मितव्ययिता। लेखकीय चुप्पी, भयावह काल्पनिक दुनिया के बारे में जानकारी और स्पष्टीकरण को जानबूझकर रोके रखना है। 30-16, कथावाचक उदासीन है। यह विशेषता शानदार घटनाओं के स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति से बढ़ जाती है। कहानी तार्किक सटीकता के साथ आगे बढ़ती है, जैसे कि कुछ भी असाधारण नहीं हुआ था। 24-30, जादुई घटनाओं को सामान्य घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए पाठक अद्भुत को सामान्य और आम के रूप में स्वीकार करता है। 31, विपुलता। क्यूबा के लेखक एलेजो कार्पेंटियर ने अपने निबंध द बैरोक एंड द मार्वलस रियल में बैरोक को शून्यता की कमी, संरचना या नियमों से विचलन और भ्रमित करने वाले विवरण की असाधारण बहुतायत विशालता के रूप में परिभाषित किया है। वह इसके विपरीत के रूप में मोंड्रियन का हवाला देते हैं। इस दृष्टिकोण से
कारपेंटियर बैरोक को तत्वों की एक परत के रूप में देखते हैं जो आसानी से उत्तरौपनिवेशिक या पारसांस्कृतिक लैटिन अमेरिकी वातावरण में तब्दील हो जाता है, जिस पर उन्होंने द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में जोर दिया है। 32 अमेरिका, सहजीवन, उत्परिवर्तन। मेस्टिजाजे का एक महाद्वीप बैरोक को जन्म देता है। 23 जिसे विस्तृत एजटेक मंदिरों और सहयोगी नाहुआट्ल कविता द्वारा स्पष्ट किया गया है। ये मिश्रित जातीयताएं अमेरिकी बैरोक के साथ बढ़ती है। बीच का स्थान वह है जहां अद्भुत वास्तविक देखा जाता है। अद्भुत, सुंदर और सुखद का अर्थ नहीं, बल्कि असाधारण, अजीब और उत्कृष्ट। परत दर परत ऐसी जटिल प्रणाली जो लैटिन अमेरिकी बूम उपन्यास जैसे कि 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में शामिल है, का उद्देश्य अमेरिका के दायरे का अनुवाद करना है। 23 160 दोगलापन। जादुई यथार्थवाद की कथानक रेखाएं वास्तविकता के संकर बहुविध स्तरों का उपयोग करती है, जो शहरी और ग्रामीण तथा पश्चिमी और स्वदेशी जैसे विपरीतताओं के असंगत क्षेत्रों में घटित होती है। 33 34 मेटाफिक्शन। मुख्य लेख मेटाफिक्शन। यह विशेषता साहित्य में पाठक की भूमिका पर केंद्रित है। अपनी कई वास्तविकताओं और पाठक की दुनिया के विशिष्ट संदर्भ के साथ, यह कल्पना का वास्तविकता पर प्रभाव, कल्पना पर वास्तविकता और बीच में पाठक की भूमिका की खोज करता है। इस तरह, यह सामाजिक या राजनीतिक आलोचना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा, यह एक संबंधित और प्रमुख जादू यथार्थवादी घटना के निष्पादन में सर्वोपरि उपकरण है। पाठ्यकरण। यह शब्द दो स्थितियों को परिभाषित करता है। पहला, जहां एक काल्पनिक पाठक कहानी पढ़ते समय कहानी के भीतर कहानी में प्रवेश करता है, जिससे उन्हें पाठक के रूप में अपनी स्थिति के बारे में आत्मजागरूक हो जाता है, और दूसरा, जहां पाठ्य दुनिया पाठक की वास्तविक दुनिया में प्रवेश करती है। अच्छी समझ इस प्रक्रिया को नकार देगी, लेकिन जादू लचीला सम्मेलन है जो इसे अनुमति देता है। 35 रहस्य के प्रति बढ़ी जागरूकता। जादुई यथार्थवादी साहित्य अपने जादुई तत्व की व्याख्या को छोड़ देता है या कहानी के तत्वों को अस्पष्ट कर देता है, जिससे भ्रम और रहस्य की भावना पैदा होती है। 36 37 उदाहरण के लिए, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड को पढ़ते समय पाठक को पारंपरिक व्याख्या, कथानक की उन्नति, रैखिक समय संरचना, वैज्ञानिक कारण आदि से पहले से मौजूद संबंधों को छोड़ देना चाहिए, ताकि पुस्तक को समझने के लिए जीवन की संबद्धता या छिपे हुए अर्थों के बारे में जागरूकता की स्थिति के लिए प्रयास किया जा सके। लुइस लील इस भावना को चीजों के पीछे सांस लेने वाले रहस्य को जब्त करने के रूप में व्यक्त करते हैं। 38 और यह कहकर दावे का समर्थन करते हैं कि एक लेखक को वास्तविकता के सभी स्तरों, सबसे महत्वपूर्ण रूप से रहस्य को महसूस करने के लिए अपनी इंद्रियों को एस्टाडो लिमिटे, सीमा स्थिति या चरम के बिंदु तक बढ़ाना चाहिए। 39 राजनीतिक आलोचना। जादुई यथार्थवाद में समाज, विशेष रूप से अभिजात वर्ग की अंतर्निहित आलोचना शामिल है। 40 विशेष रूप से लैटिन अमेरिका के संबंध में, यह शैली साहित्य के विशेषाधिकार प्राप्त केंद्रों के निर्विवाद प्रवचन से अलग हो जाती है। 41 यह मुख्य रूप से पूर्व केंद्रित के बारे में और उनके लिए एक विधा है। भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े लोग। इसलिए जादुई यथार्थवाद की वैकल्पिक दुनिया स्थापित दृष्टिकोणों जैसे यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आधुनिकतावाद की वास्तविकता को सही करने का काम करती है। इस तर्क के तहत जादुई यथार्थवादी ग्रंथ विध्वंसक ग्रंथ है, जो सामाजिक रूप से प्रमुख ताकतों के खिलाफ क्रांतिकारी है। वैकल्पिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रमुख लोग अपने शक्ति प्रवचन से खुद को अलग करने के लिए जादुई यथार्थवाद को लागू कर सकते हैं। 41 195 थियोडीहेन परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव को विकेंद्रीकरण कहते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज के उपन्यास क्रॉनिकल ऑफ ए डेथ फोरटोल्ड की अपनी समीक्षा में सलमान रुश्दी तर्क देते हैं
कि जादुई यथार्थवाद का औपचारिक प्रयोग राजनीतिक विचारों को उन तरीकों से व्यक्त करने की अनुमति देता है जो अधिक स्थापित साहित्यिक रूपों के माध्यम से संभव नहीं हो सकते हैं। 42 एल रियलिज्मो मैजिको, जादुई यथार्थवाद, कम से कम मार्केज द्वारा अभ्यास किए जाने के अनुसार अतियथार्थवाद से विकसित हुआ है जो वास्तव में तीसरी दुनिया की चेतना को व्यक्त करता है। यह नायपॉल द्वारा कहे गए अधूरे समाजों से संबंधित है जिसमें असंभव रूप से पुराना भयावह रूप से नए के खिलाफ संघर्ष करता है, जिसमें सार्वजनिक भ्रष्टाचार और निजी पीड़ा किसी भी तरह से तथाकथित उत्तर की तुलना में अधिक भड़कीली और चरम होती है, जहां सदियों की संपत्ति और शक्ति ने वास्तव में जो कुछ भी हो रहा है उसकी सतह पर मोटी परतें बना दी है। मार्केज के कार्यों में, जैसा कि वे जिस दुनिया का वर्णन करते हैं, असंभव चीजें लगातार और काफी प्रशंसनीय रूप से दोपहर के सूरज के नीचे खुले में होती है। आलोचक लुइस लील ने पुष्टि की है कि कारपेंटियर जादुई यथार्थवादी शैली का एक प्रारंभिक स्तंभ था, जो कि बाद के आलोचनात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए लिखता है कि अद्भुत वास्तविकता का अस्तित्व ही जादुई यथार्थवादी साहित्य की शुरुआत है, जिसे कुछ आलोचक सही मायने में अमेरिकी साहित्य मानते हैं। 50 परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कारपेंटियर का लो रियल मार्विलोसो विशेष रूप से जादुई यथार्थवाद से इस तथ्य से अलग है कि पूर्व विशेष रूप से अमेरिकी सामग्री पर लागू होता है। 34 इस संबंध में ली डैनियल कारपेंटियर के आलोचकों को 3 समूहों में वर्गीकृत करते हैं। वे जो उन्हें किसी भी तरह से जादुई यथार्थवादी नहीं मानते, एंजेल फ्लोरेस, वे जो उन्हें मैजिको रियलिस्टा लेखक कहते हैं जिसमें उनके लो रियल मार्विलोसो का कोई उल्लेख नहीं है, गोमेज गिल, जीन फ्रेंको, कार्लोस फ्यूएंटेस, और वे जो 2 शब्दों का परस्पर उपयोग करते हैं, फर्नांडो एलेग्रिया, लुइस लील, एमिर रोड्रिगेज मोनेगल। 34 लैटिन अमेरिकी विशिष्टता। एंजेल फ्लोरेस कहते हैं कि जादुई यथार्थवाद एक अंतर्राष्ट्रीय वस्तु है, लेकिन इसका जन्मस्थान हिस्पैनिक है। लिखते हैं कि जादुई यथार्थवाद स्पेनिश भाषा के साहित्य और उसके यूरोपीय समकक्षों की रोमांटिक यथार्थवादी परंपरा की निरंतरता है। 51 उन लोगों के बीच असहमति है जो जादुई यथार्थवाद को लैटिन अमेरिकी आविष्कार के रूप में देखते हैं और जो इसे उत्तराधुनिक दुनिया के वैश्विक उत्पाद के रूप में देखते हैं। 22 गुएंथर ने निष्कर्ष निकाला, अनुमानों को अलग रखते हुए यह लैटिन अमेरिका में है कि जादुई यथार्थवाद को मुख्य रूप से साहित्यिक आलोचना द्वारा जब्त किया गया था और अनुवाद और साहित्यिक विनियोग के माध्यम से रूपांतरित किया गया था। 15 61 जादुई यथार्थवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। दर्जनों गैर हिस्पैनिक लेखकों को इस तरह वर्गीकृत किया गया है और कई लोग मानते हैं कि यह वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय वस्तु है। 22-4-8 पश्चात कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि जादुई यथार्थवाद को उत्तर आधुनिकतावाद से जोड़ना तार्किक अगला कदम है। दोनों अवधारणाओं को और अधिक जोड़ने के लिए दोनों के बीच वर्णनात्मक समानताएं हैं, जिन्हें बेल्जियम के आलोचक थियो डीहेन ने अपने निबंध जादुई यथार्थवाद और उत्तर आधुनिकतावाद में संबोधित किया है, जबकि गुंटर ग्रास, थॉमस बर्नहार्ड, पीटर हैंडके, इटालो कैल्विनो, जॉन फाउल्स, एंजेला कार्टर, जॉन बेनविले, मिशेल टूर्नियर, विलेम ब्रैकमैन और लुइस फेरॉन जैसे लेखकों को व्यापक रूप से उत्तर आधुनिकतावादी माना जा सकता है, उन्हें उतनी ही आसानी से जादुई यथार्थवादी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 52 विशेषताओं की एक सूची संकलित की गई है जिसे आमतौर पर उत्तर आधुनिकतावाद के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन यह साहित्यिक जादुई यथार्थवाद का भी वर्णन कर सकता है। आत्मप्रतिबिंब, मेटाफिक्शन, उदारवाद, अतिरेक, बहुलता, असंतोष, अंतःपाठीयता, पैरोडी, चरित्र और कथात्मक उदाहरण का विघटन, सीमाओं का उन्मूलन और पाठक की अस्थिरता। 53 दोनों को आगे जोड़ने के लिए जादुई यथार्थवाद और उत्तर आधुनिकतावाद उत्तरौपनिवेशिक प्रवचन के विषयों को साझा करते हैं, जिसमें समय और फोकस में कूद वास्तव में वैज्ञानिक के साथ नहीं बल्कि जादुई तर्क के साथ समझाया जा सकता है। पाठ्यचर्या, पाठक का और मेटाफिक्शन, दर्शकों के प्रति दृष्टिकोण के बारे में
कुछ लोगों का तर्क है कि दोनों में बहुत कुछ समान है। जादुई यथार्थवादी रचनाएं मुख्य रूप से लोकप्रिय दर्शकों को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करती है, बल्कि इसके बजाय एक परिष्कृत दर्शक वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास करती है, जिसे पाठ्य सूक्ष्मताओं को नोटिस करने के लिए तैयार होना चाहिए। 24 जबकि उत्तराधुनिक लेखक पलायनवादी साहित्य जैसे फंतासी, अपराध, भूत कथा की निंदा करता है, वह पाठकों के संबंध में उससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। उत्तराधुनिक साहित्य में दो विधाएं हैं, एक व्यावसायिक रूप से सफल पॉप फिक्शन और दूसरा दर्शन, जो बुद्धिजीवियों के लिए बेहतर अनुकूल है। पहले विधा का एक विलक्षण वाचन पाठ की विकृत या कम करने वाली समझ प्रदान करेगा। काल्पनिक पाठक, जैसे कि 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड से ऑरेलियानो, इस मुद्दे पर लेखक की चिंता को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बंधक है कि कौन काम पर रहा है और किस उद्देश्य से, और कैसे लेखक हमेशा पाठकों, बाजार की जरूरतों और इच्छाओं पर निर्भर रहता है। 35 जादुई यथार्थवादी लेखक को बिक्री योग्यता और बौद्धिक अखंडता के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है। वेंडी फारिस, जादुई यथार्थवाद के बारे में बात करते हुए एक समकालीन घटना के रूप में जो आधुनिकता को उत्तर आधुनिकता के लिए छोड़ देती है, कहती है, जादुई यथार्थवादी कथाएं अपने आधुनिकतावादी पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक युवा और लोकप्रिय लगती है, क्योंकि वे अक्सर, हालांकि हमेशा नहीं, एकतरफा कहानी लाइनों के साथ हमारी बुनियादी इच्छा को पूरा करती है कि आगे क्या होता है। इस प्रकार वे पाठकों के मनोरंजन के लिए अधिक स्पष्ट रूप से डिजाइन किए जा सकते हैं। 54 संबंधित शैलियों के साथ तुलना। जब यह परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है कि कुछ क्या है, तो यह परिभाषित करना अक्सर सहायक होता है कि कुछ क्या नहीं है। कई साहित्यिक आलोचक उपन्यासों और साहित्यिक कृतियों को केवल एक शैली में वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं, जैसे रोमांटिक या प्रकृतिवादी, हमेशा इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि कई कार्य कई श्रेणियों में आते हैं। 24 मैगी एन बॉवर्स की पुस्तक मैजिक अल रियलिज्म से बहुत चर्चा का हवाला दिया गया है, जिसमें वह यथार्थवाद, अत्यथार्थवाद, शानदार साहित्य, विज्ञान कथा और इसके अफ्रीकी संस्करण, एनिमिस्ट यथार्थवाद जैसे अन्य शैलियों के साथ संबंधों की जांच करके जादुई यथार्थवाद और जादुई यथार्थवाद शब्दों को सीमित करने का प्रयास करती है। यथार्थवाद। यथार्थवाद वास्तविक जीवन का चित्रण बनाने का एक प्रयास है। एक उपन्यास केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह क्या प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भी कि वह इसे कैसे प्रस्तुत करता है। इस तरह एक यथार्थवादी कथा एक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है, जिसके द्वारा पाठक जीवन की कच्ची सामग्री का उपयोग करके एक दुनिया का निर्माण करता है। कथात्मक विधा के दायरे में यथार्थवाद और जादुई यथार्थवाद दोनों को समझना दोनों शब्दों को समझने की कुंजी है। जादुई यथार्थवाद वास्तविक, कल्पित या जादुई तत्वों की प्रस्तुति पर निर्भर करता है, जैसे कि वे वास्तविक हों। यह यथार्थवाद पर निर्भर करता है, लेकिन केवल इसलिए कि यह वास्तविक के रूप में स्वीकार्य चीजों को उसकी सीमाओं तक खींच सके। 22 साहित्यिक सिद्धांतकार कोर्नेलिजे क्वास ने लिखा कि जादुई यथार्थवाद कार्यों में जो बनाया जाता है, वह वास्तविकता के करीब एक काल्पनिक दुनिया है, जो असामान्य और शानदार की एक मजबूत उपस्थिति से चिह्नित है, ताकि अन्य चीजों के अलावा समाज के विरोधाभासों और कमियों को इंगित किया जा सके। शानदार तत्व। आलोचना के प्रमुख विषय। परिभाषा में अस्पष्टता। मैक्सिकन आलोचक लुइस लील ने जादुई यथार्थवाद को परिभाषित करने की कठिनाई को यह लिखकर अभिव्यक्त किया, यदि आप इसे समझा सकते हैं, तो यह जादुई यथार्थवाद नहीं है। 44 उन्होंने यह लिखकर अपनी खुद की परिभाषा पेश की। जादुई यथार्थवाद की अवधारणा के बारे में सोचे बिना, प्रत्येक लेखक लोगों में देखी गई वास्तविकता को अभिव्यक्ति देता है। मेरे लिए, जादुई यथार्थवाद उपन्यास में पात्रों की ओर से दुनिया के प्रति या प्रकृति के प्रति एक दृष्टिकोण है। लील और गुएंथर दोनों ने आर्टुरो उसलर पिएत्री को उद्धृत किया है, जिन्होंने मनुष्य को यथार्थवादी तथ्यों से घिरा एक रेहे से बताया है। एक काव्यात्मक भविष्यवाणी या वास्तविकता का एक काव्यात्मक खंडन।
जिसे किसी अन्य नाम के अभाव में जादुई यथार्थवाद कहा जा सकता है। 45 पश्चिमी और देशी विश्व दृष्टिकोण। वास्तविकता और असामान्यता के बीच संघर्ष के रूप में जादुई यथार्थवाद के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण पश्चिमी पाठक की पौराणिक कथाओं से अलगाव से उपजा है, जो जादुई यथार्थवाद की जड़ है, जिसे गैर पश्चिमी संस्कृतियों द्वारा अधिक आसानी से समझा जाता है। 22-3-4 जादुई यथार्थवाद के बारे में पश्चिमी भ्रम एक जादुई यथार्थवादी पाठ में निर्मित वास्तविक की अवधारणा के कारण है। प्राकृतिक या भौतिक नियमों का उपयोग करके वास्तविकता की व्याख्या करने के बजाय, जैसा कि विशिष्ट पश्चिमी ग्रंथों में होता है, जादुई यथार्थवादी ग्रंथ एक ऐसी वास्तविकता बनाते हैं जिसमें घटनाओं, पात्रों और सेटिंग के बीच संबंध भौतिक दुनिया के भीतर उनकी स्थिति या बुर्जुआ मानसिकता द्वारा उनकी सामान्य स्वीकृति पर आधारित या उचित नहीं हो सकता है। 46 ग्वाटेमाला के लेखक विलियम स्पिंडलर के लेख जादुई यथार्थवाद एक टाइपोलॉजी 47 से पता चलता है कि जादुई यथार्थवाद के 3 प्रकार हैं, जो किसी भी तरह से असंगत नहीं है। 48 यूरोपीय आध्यात्मिक जादुई यथार्थवाद अपने अलगाव और अलौकिकता की भावना के साथ, जिसका उदाहरण काफ्का की कल्पना है। ऑन्टोलॉजिकल जादुई यथार्थवाद, जो अकथनीय घटनाओं को तथ्यात्मकता से जोड़कर चित्रित होता है, तथा मानवशास्त्रीय जादुई यथार्थवाद, जहां मूल विश्वदृष्टिकोण को पश्चिमी तर्कसंगत विश्वदृष्टिकोण के साथ साथ रखा जाता है। स्पिंडलर की जादुई यथार्थवाद की टाइपोलॉजी की आलोचना इस प्रकार की गई है। 49 एक वर्गीकरण का कार्य जो जादुई यथार्थवाद को सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट परियोजना के रूप में परिभाषित करना चाहता है, अपने पाठकों के लिए उन गैराधुनिक समाजों की पहचान करके जहां मिथक और जादू कायम है और जहां जादुई यथार्थवाद होने की उम्मीद की जा सकती है। इस विश्लेषण पर आपत्तियां है। पश्चिमी तर्कवाद मॉडल वास्तव में पश्चिमी सोच के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, और ऐसे उदाहरणों की कल्पना करना संभव है जहां ज्ञान के दोनों क्रम एक साथ संभव है। लो रियल मार्वलोसो। अलेजो कार्पेंटियर ने अपने उपन्यास द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड 1949 की प्रस्तावना में लो रियल मार्विलोसो, मोटे तौर पर अद्भुत वास्तविकता, शब्द की उत्पत्ति की। हालांकि कुछ लोग बहस करते हैं कि क्या वह वास्तव में एक जादुई यथार्थवादी लेखक है या केवल एक अग्रदूत और प्रेरणा का स्रोत है। मैगी बॉवर्स का दावा है कि उन्हें लैटिन अमेरिकी जादुई यथार्थवाद, उपन्यासकार और आलोचक दोनों के रूप में के प्रवर्तक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 2 वह कार्पेंटियर की अवधारणा को एक तरह की ऊंची वास्तविकता के रूप में वर्णित करती है, जहां चमत्कार के तत्व प्राकृतिक और अनपेक्षित प्रतीत होते हुए भी प्रकट हो सकते हैं। वह बताती है कि रोह के चित्र में जादुई यथार्थवाद से खुद को और अपने लेखन को अलग करके कार्पेंटियर का उद्देश्य यह दिखाना था कि 2 इसके अलावा कार्पेंटियर का तात्पर्य यह है कि लैटिन अमेरिका चमत्कारों से भरी भूमि है और इस भूमि के बारे में लिखने से स्वचालित रूप से अद्भुत वास्तविकता का साहित्य उत्पन्न होता है। 29 एलेजो कार्पेंटियर। अद्भुत को जादुई यथार्थवाद के साथ आसानी से भ्रमित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों विधाएं निहित लेखक को आश्चर्यचकित किए बिना अलौकिक घटनाओं को प्रस्तुत करती है। दोनों में इन जादुई घटनाओं की अपेक्षा की जाती है और उन्हें रोजमर्रा की घटनाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है। हालांकि अद्भुत दुनिया एक आयामी दुनिया है। निहित लेखक का मानना है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया अलौकिक प्राणियों और स्थितियों से भरी हुई है। परीकथाएं अद्भुत साहित्य का एक अच्छा उदाहरण है। अद्भुत को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण विचार यह है कि पाठक समझें कि यह काल्पनिक दुनिया उस दुनिया से अलग है जहां वे रहते हैं। अद्भुत एक-आयामी दुनिया जादुई यथार्थवाद की द्विआयामी दुनिया से भिन्न है, क्योंकि बाद में अलौकिक क्षेत्र प्राकृतिक परिचित दुनिया के साथ घुलमिल जाता है, वास्तविकता की 2 परतों के संयोजन पर पहुंचता है, द्विआयामीता। 29-15 जबकि कुछ लोग जादुई यथार्थवाद और लो रियल मार्विलोसो शब्दों का परस्पर उपयोग करते हैं, मुख्य अंतर फोकस में निहित है।
29/11। जोस रिवेरा, जन्म 24 मार्च 1955, एक नाटककार और पहले प्यूर्टो रिकान पटकथा लेखक है जिन्हें फिल्म द मोटरसाइकिल डायरीज के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक वर्षों। रिवेरा का जन्म 1955 में प्यूर्टो रिको के सैन जुआन के सेंटूरस खंड में हुआ था। उनका पालन पोषण एरेसिबो में हुआ, जहां वे 1959 तक रहे। रिवेरा का परिवार जब वे 5 वर्ष के थे, तब प्यूर्टो रिको से पलायन कर न्यूयॉर्क शहर आ गया। वे लॉन्ग आइलैंड में बस गए, जिसके छोटे शहर के माहौल ने भविष्य में उन पर प्रभाव डाला। उनके पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे। उन्होंने कहा, लंबे समय से मैं बस उनसे बेहतर करना चाहता था, इसलिए सालों तक मैं बस ड्राइवर बनना चाहता था। 2. उनके माता-पिता बहुत धार्मिक थे और वे ऐसे घर में पले बड़े थे जिनकी एकमात्र पुस्तक बाइबल थी। उनके परिवार को कहानियां सुनाने में मजा आता था। 1968 में, जब रिवेरा 12 साल के थे, उन्होंने अपने स्कूल में एक ट्रैवलिंग कंपनी को रम्पेलस्टिल्स्किन नाटक का प्रदर्शन करते देखा। नाटक के प्रति दर्शकों की सामूहिक प्रतिक्रिया को देखकर युवा रिवेरा को यकीन हो गया कि किसी दिन वह भी नाटक लिखना चाहेंगे। 3-4 आजीविका। उनके कई नाटकों का देश भर में मंचन किया गया है और यहाँ तक कि कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है, जिनमें शामिल है द हाउस ऑफ रेमन इग्लेसिया, क्लाउड टेक्टोनिक्स, द स्ट्रीट ऑफ द सन, सॉनेट्स फॉर एन ओल्ड सेंचुरी, सुएनो, जायंट्स एव अस इन देयर बुक्स, रेफरेंस टू साल्वाडोर डाली मेक मी हॉट और एडोरेशन ऑफ द ओल्ड वुमन। 2003 में क्लाउड टेक्टोनिक्स को सैन जुआन में प्यूर्टो रिकान इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम प्यूर्टो रिकान थिएटर के एक सेलायाई फेस्टिवल में प्रस्तुत किया गया था। रिवेरा ने लॉस एंजिल्स स्थित थिएटर कंपनी द विल्टन प्रोजेक्ट की स्थापना में मदद की। 3-4 रिवेरा के नाटक ब्रेन पीपल का प्रीमियर 30 जनवरी 2008 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इसका सहनिर्माण अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर द्वारा किया गया था। रिवेरा सेलेस्टिना के लिए पटकथा का निर्देशन और लेखन भी करेंगे, जो उनके नाटक क्लाउड टेक्टोनिक्स से कुछ हद तक रूपांतरित एक फिल्म है, जिसका निर्माण वाल्टर सेलेस द्वारा किया जाएगा। उनकी हालिया परियोजनाओं में जैक केरॉक के उपन्यास पर आधारित ऑन द रोड का फिल्म रूपांतरण शामिल है। 3-4 टेलीविजन। रिवेरा ने निम्नलिखित शो में एक लेखक के रूप में योगदान दिया। अकापाब्लो 1984, टीवी सीरीज द हाउस ऑफ रेमन इग्लेसिया 1986, टीवी फैमिली मैटर्स, गूजबम्प्स, द जंगल बुक, मोगलीज स्टोरी 1998, नाइट विजन्स 2001, टीवी सीरीज और शैडो रियल्म 2002 का हार्मनी खन। उन्होंने कार्ल शेफर के साथ एनबीसी टीवी सीरीज इरी, इंडियाना का सहनिर्माण और सहनिर्माण भी किया। 3-4 टीवी पर उपस्थिति। रिवेरा को द डायलॉग इंटरव्यू सीरीज में दिखाया गया था। निर्माता माइक डेलुका के साथ 90 मिनट के इस साक्षात्कार में रिवेरा ने नाटककार से ऑस्कर नामांकित पटकथा लेखक बनने के अपने परिवर्तन के बारे में बताया। 3-4 मोटरसाइकिल डायरीज। 2002 में रिवेरा को निर्देशक वाल्टर सेलेस द्वारा फिल्म डायरियोस डी मोटोसाइकल्टा द मोटरसाइकिल डायरीज के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 2004 में रिलीज हुई यह फिल्म चे ग्वेरा की डायरी पर आधारित है, जो एक मोटरसाइकिल यात्रा के बारे में है जो उन्होंने और अल्बर्टो ग्रेनाडो ने की थी और इसने उनके जीवन को कैसे बदल दिया। जनवरी 2005 में रिवेरा सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले पहले प्यूर्टो रिकान बने। उनकी पटकथा ने सिनेमा राइटर्स सर्कल, स्पेन और अर्जेंटीना फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन से पुरस्कार जीते। इसे अमेरिकन स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी और राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था। 5-6 चे ग्वेरा के विषय पर इस काम ने बाद में रिवेरा को स्कूल ऑफ द अमेरिका नामक एक नाटक लिखने और प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया, जो चे के जीवित रहने के आखिरी कुछ घंटों पर केंद्रित है।
जॉन ऑर्टिज द्वारा चे की भूमिका निभाने वाले इस नाटक में चे की अंतिम बातचीत की कल्पना की गई है, मुख्य रूप से एक युवा और काफी भोली महिला स्कूल टीचर के साथ एक कमरे वाले गांव के स्कूल में जहां उसे फांसी से पहले कैद किया गया था। यह नाटक न्यूयॉर्क सिटी 2006 से 2007 और बाद में सैन फ्रांसिस्को 2008 में प्रदर्शित किया गया था। 4.7 ला बाम्बा रीमेक 26 अगस्त 2024 को यह घोषणा की गई कि 1987 की फिल्म ला बाम्बा का रीमेक, जो संगीतकार रिची वालेंस के जीवन और करियर पर आधारित थी, स्क्रिप्ट लिखने के लिए रिवेरा के साथ काम कर रही थी। 8 को प्रभावित हाई स्कूल और बाद में कॉलेज में डेनिसन यूनिवर्सिटी में उन्होंने शेक्सपियर, इब्सन और मोलियर से जुड़ी हर चीज पढ़ी। उनकी शिक्षा एंग्लो-यूरो संस्कृतियों की ओर उन्मुख थी, लैटिन अमेरिका के साहित्य और लेखकों से कोई संपर्क नहीं था। हालांकि बाद में वे 1982 के नोबेल पुरस्कार विजेता गैब्रियल गार्सिया मार्केज के लैटिन अमेरिकी उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड से बहुत प्रभावित हुए। बाद में मार्केज संडांस इंस्टीट्यूट में उनके गुरु बन गए। 3.4 रिवेरा ने अपने जीवन के कई अनुभवों को अपने नाटकों में शामिल किया है। द प्रॉमिस और ईच डे डाइस विद स्लिप में रिवेरा एक छोटे अमेरिकी शहर में प्यूर्टो रिकान के रूप में अपने अनुभवों पर चर्चा करते हैं, जिसमें परिवार, कामुकता, आध्यात्मिकता और रहस्यवाद पर जोर दिया गया है। मैरिसोल को अपने बेघर चाचा की स्थिति से प्रेरणा मिली। नतालिया सांता, जन्म 1977, एक कोलंबियाई निर्देशक और पटकथा लेखक है। वह 2017 की ड्रामा फिल्म द ड्रैगन डिफेंस के लेखन और निर्देशन के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन नतालिया सांता का जन्म बोगोटा में हुआ था। उनके माता-पिता दोनों ने टेलीविजन में काम किया। उनकी मां, फैबियोला कैरिलो भी एक पटकथा लेखिका है। 2 उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में साहित्य का अध्ययन किया और अल्फागुआरा सहित विभिन्न प्रकाशन गृहों में काम किया। 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी मां के साथ टेलीविजन स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया। 2 आजीविका 2016 में उन्होंने और किरण फर्नांडीज ने एक प्रोडक्शन कंपनी पेरो डी मोल्टे की स्थापना की। 4 उनकी पहली फीचर फिल्म द ड्रैगन डिफेंस का प्रीमियर 2017 के कान फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर्स फोर्टनाइट सेक्शन में हुआ, जिससे वह कान फिल्म फेस्टिवल के आधिकारिक सेक्शन में भाग लेने वाली पहली कोलंबियाई महिला निर्देशक बन गईं। 5 उनकी दूसरी फीचर फिल्म माल्टा एस का प्रीमियर 2024 में साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ। 6 उन्होंने गैब्रियल गार्सिया मार्केज के 1967 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित आगामी नेटफ्लिक्स सीरीज 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड का सहलेखन किया। लॉरा मोरा ओर्टेगा, जन्म 20 अप्रैल 1981, एक कोलंबियाई निर्देशक और पटकथा लेखक है। उन्हें किलिंग जीसस 2017 और द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड 2022 फिल्मों के लेखन और निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिनमें से बाद वाली फिल्म ने 70वें सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन शेल जीता था। प्रारंभिक जीवन मोरा का जन्म मेडेलिन में हुआ था। उनके दादा मेडेलिन मेट्रोपॉलिटन थिएटर के संस्थापकों में से एक थे। 13 साल की उम्र में रॉड्रिगो डी नो फ्यूचर देखने के बाद उन्हें फिल्मों से प्यार हो गया। 2 उनके पिता, जो एक वकील थे, कि 2002 में एक हत्यारे ने हत्या कर दी थी। 3-4 उनकी मृत्यु के बाद मोरा रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिल्म का अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गईं। 5-6 आजीविका 2012 में उन्होंने टेलीविजन सीरीज पाब्लो एस्कोबार द ड्रग लॉर्ड का सहनिर्देशन किया। उन्होंने मार्च 2016 में अपनी पहली फीचर फिल्म किलिंग जीसस का निर्देशन किया। 5 उनकी 2022 की फिल्म द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड ने 70वें सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन शेल जीता। 7-8 इसे 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए
कोलंबिया की प्रस्तुति के रूप में भी चुना गया था। 9. वह गैब्रियल गार्सिया मार्केज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित आगामी नेटफ्लिक्स सीरीज 100 Years of Solitude का सहनिर्देशन करेंगी। 2023 फैमिलिया हा नहीं नेटफ्लिक्स टीवी श्रृंखला। वर्ष श्रृंखला श्रेय दिया गया। निदेशक लेखक निर्माता नोट्स। 1999 से 2007 द सोप्रानोस हा 1 एपिसोड ऑल हैप्पी फैमिलीज। 2001 से 2005 6 पादों के नीचे हा 5 एपिसोड। 2002 से 2003 बूमटाउन हा 1 एपिसोड मॉन्स्टर्स ब्रॉल। 2003 से 2005 कार्निवल हा 5 एपिसोड। 2006 से 2007 6 डिग्री हा 1 एपिसोड पायलट। 2006 से 2011 बड़ा प्यार हा 1 एपिसोड पायलट। 2007 मुझे बताओ तुम मुझे प्यार करते हो हा 1 एपिसोड सीजन 1 से एपिसोड 4। 2008 से 2011 उपचार में हा 21 एपिसोड। 2012 ऑड्रे हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 क्रिस्टीन हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। सभी एपिसोड 12। 2012 डकोटा हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 जॉर्जिया हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 जनवरी हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 केंद्र हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 लेस्ली हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 रो हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 रोशेल हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 रूथ और एरिका हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 वेनेसा और जान हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 से 2013 लॉरेन हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 से 2015 नीला हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। सभी एपिसोड 42। 2013 सुजाना हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2013 से 2014 पालोमा हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2014 प्रलाप हा टीवी पायलट। 2015 चला गया एक स्वच्छंद पाइंस कहानी हा टीवी मिनी सीरीज। वेवार्ड पाइंस का स्पिन-ऑफ। 2016 सार हा 1 एपिसोड द नेकलेस। 2018 चक्कर हा 3 एपिसोड। 2018 अच्छा पुलिसवाला हा 1 एपिसोड कौन है बदसूरत जर्मन महिला। 2020 5 लोगों की पार्टी हा 2 एपिसोड। टीवी फिल्में। वर्ष फीचर फिल्म श्रेय दिया गया। निदेशक लेखक निर्माता छायाकार नोट्स। 1989 एल वेरानो डेला सेनोरा फोर्ब्स हा। 1995 अभियोग मैकमार्टिन परीक्षण हा। 1998 जिया हा। 2005 पिता और पुत्र हा। लघु फिल्में। वर्ष लघु फिल्म श्रेय दिया गया। निदेशक लेखक निर्माता छायाकार नोट्स। 1989 आराम हा। 2007 इसे एक किताब में रखे हा। 2009 मजाकिया होते होते थक गए हा। 2012 सेलिया हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 मेरी हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। 2012 सेरेना हा विग्स श्रृंखला का हिस्सा। पुस्तकें। गार्सिया रोड्रिगो 2021। गैबो और मर्सिडीज को एक विदाई। गैब्रियल गार्सिया मार्केज और मर्सिडीज बार्चा का एक पुत्र का संस्मरण। न्यूयॉर्क हार्पर विया। ISBN 9780063158337। OCLC 1,24,39,08,337। संदर्भ https://www.hrplns.com/biologs/autrego-grca-54142। निष्पक्ष URL। यावत अवार्ड्स पिछले विजेता। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ वेब टेलीविजन 17 सितंबर 2017 को लिया गया। गैब्रियल गार्सिया मार्केज के बेटे की कहानी कहने की कला। इंक्वायरर 15 अक्टूबर
2011। जमारिपा, रेमुंडो, 20 मार्च 2024। क्वीनेस बेटा लॉस हर्मनोस डी लॉस कैंडिडेटोस ए ला प्रेसिडेंसिया। क्वीन, स्पेनिश में, 16 जून 2024 को मूल से संग्रही, 15 जून 2024 को पुनः प्राप्त। वॉन बुसैक, रिचर्ड, 8 मार्च 2006। सनीवेल, मेट्रोएक्टिव, मूल से 4 मार्च 2016 को संग्रही, 10 सितंबर 2009 को लिया गया। विग्स ने वापसी की सीरीज ब्लू और लॉरेन, नई सीरीज पालोमा की घोषणा की। ब्रॉडवे वर्ल्ड, 6 मार्च 2013। बाहरी संबंध, IMDb पर रोड्रिगो गार्सिया। VTE, रोड्रिगो गार्सिया द्वारा निर्देशित फिल्में। प्राधिकरण नियंत्रण डेटाबेस, एडिट दिस एट विकिदाता। श्रेणियां, 1959 जन्मे एफआई कंजर्वेटरी के पूर्व छात्र मैक्सिकन, फिल्म निर्देशक मैक्सिकन, टेलीविजन निर्देशक संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबियाई प्रवासी कोलंबियाई फिल्म निर्देशक जीवित लोग बोगोटा के लोग राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार विजेता हार्वर्ड कॉलेज के पूर्व छात्र। रोड्रिगो गार्सिया बारचा, जन्म 24 अगस्त 1959, एक कोलंबियाई और मैक्सिकन टेलीविजन और फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और पूर्व छायाकार है, जो अपनी फिल्मों 9 लाइव्स 2005, मदर एंड चाइल्ड 2009, अल्बर्ट नोब्स 2011, लास्ट डेज इन द डेजर्ट 2015 के लिए जाने जाते हैं। साथ ही HBO ड्रामा सीरीज इन ट्रीटमेंट में भी काम किया है। 2 उन्होंने जूलिया स्टाइल्स अभिनीत पुरस्कार विजेता वेब श्रृंखला ब्लू 2012 से 2015 का निर्माण, लेखन और निर्देशन भी किया, जिसके लिए उन्होंने 2014 में याविव पुरस्कार जीता। 2021 में गार्सिया ने अपना पहला संस्मरण ए फेयरवेल टू गाबो एंड मर्सिडीज ए सन, जीवन और कैरियर। गार्सिया का जन्म कोलंबिया के बोगोटा में हुआ था। वह कोलंबिया के नोबेल विजेता लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज और मर्सिडीज बारचा पार्डो के पुत्र थे। अपने पिता के कारण वह कार्लोस फ्यूएंटेस, अल्वारो म्यूटिस, जूलियो कॉर्टजार, पाब्लो नेरुदा और लुइस बुनुएल के आसपास बड़े हुए। 3. गार्सिया की शादी एड्रियाना शिनबाम से हुई है, जो एक शिक्षिका है और मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम की बहन है। 4. गार्सिया ने कई स्वतंत्र फिल्मों का निर्देशन किया है, जैसे कि पुरस्कार विजेता 9 लाइव्स 2005, जिसे विलियम शैटनर गोल्डन ग्राउंडहॉग अवार्ड फॉर बेस्ट अंडरग्राउंड मूवी के लिए नामांकित किया गया था। 5 और अल्बर्ट नोब्स 2011, जिसे कई फिल्म समारोहों में दिखाया गया। साथ ही कई HBO सीरीज के एपिसोड भी दिखाए गए, जिनमें 6 फीट अंडर, कार्निवल और बिग लव शामिल है। उन्होंने HBO ड्रामा सीरीज इन ट्रीटमेंट का निर्माण और विकास किया। उन्होंने कोल्ड हेवन, रियलिटी बाइट्स, ए वॉक इन द क्लाउड्स, द बर्डकेज, ट्वाइलाइट और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के लिए कैमरा ऑपरेटर के रूप में और जिया और पॉइजन आइवी के लिए फोटोग्राफी के निदेशक के रूप में काम किया। रोड्रिगो गार्सिया बारचा, जन्म 24 अगस्त 1959, एक कोलंबियाई और मैक्सिकन टेलीविजन और फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और पूर्व छायाकार है, जो अपनी फिल्मों 9 लाइव्स 2005, मदर एंड चाइल्ड 2009, अल्बर्ट नोब्स 2011, लास्ट डेज इन द डेजर्ट 2015 के लिए जाने जाते हैं। साथ ही HBO ड्रामा सीरीज इन ट्रीटमेंट में भी काम किया है। 2 उन्होंने जूलिया स्टाइल्स अभिनीत पुरस्कार विजेता वेब श्रृंखला ब्लू 2012 से 2015 का निर्माण, लेखन और निर्देशन भी किया, जिसके लिए उन्होंने 2014 में याविव पुरस्कार जीता। 2021 में गार्सिया ने अपना पहला संस्मरण ए फेयरवेल टू गाबो एंड मर्सिडीज ए सन, जीवन और कैरियर। गार्सिया का जन्म कोलंबिया के बोगोटा में हुआ था। वह कोलंबिया के नोबेल विजेता लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज और मर्सिडीज बारचा पार्डो के पुत्र थे। अपने पिता के कारण वह कार्लोस फ्यूएंटेस, अल्वारो म्यूटिस, जूलियो कॉर्टजार, पाब्लो नेरुदा और लुइस बुनुएल के आसपास बड़े हुए। 3. गार्सिया की शादी एड्रियाना शिनबाम से हुई है, जो एक शिक्षिका है और मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम की बहन है। 4.
गार्सिया ने कई स्वतंत्र फिल्मों का निर्देशन किया है, जैसे कि पुरस्कार विजेता 9 लाइव्स 2005, जिसे विलियम शैटनर गोल्डन ग्राउंडहॉग अवार्ड फॉर बेस्ट अंडरग्राउंड मूवी के लिए नामांकित किया गया था, 5 और अल्बर्ट नोब्स 2011, जिसे कई फिल्म समारोहों में दिखाया गया, साथ ही कई HBO सीरीज के एपिसोड भी दिखाए गए, जिनमें 6 फीट अंडर, कार्निवल और बिग लव शामिल है। उन्होंने HBO ड्रामा सीरीज इन ट्रीटमेंट का निर्माण और विकास किया। उन्होंने कोल्ड हेवन, रियलिटी बाइट्स, ए वॉक इन द क्लाउड्स, द बर्डकेज, ट्वाइलाइट और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के लिए कैमरा ऑपरेटर के रूप में और जिया और पॉइजन आइवी के लिए फोटोग्राफी के निदेशक के रूप में काम किया। 2012 में गार्सिया और जॉन एवनेट ने विग्स बनाया, जो यूट्यूब ओरिजिनल चैनल इनिशिएटिव का एक वेब चैनल है जो मुख्य रूप से महिला दर्शकों को लक्षित करके स्क्रिप्टेड ड्रामा का निर्माण करता है। 6 विग्स के लिए गार्सिया ने कई वेब सीरीज बनाई, लिखी और निर्देशित की, विशेष रूप से ब्लू, जिसमें जूलिया स्टाइल्स ने अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने 2014 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ड्रामा के लिए याविव पुरस्कार जीता। फिल्मोग्राफी, विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र, वर्ष पतली परत श्रेय दिया गया नोट्स, निदेशक, लेखक, निर्माता, छायाकार, 1989 लोला हा, 1991 डेंजोन हा, 1992 में टॉम मिक्स से पूछता हूँ एस हा, मंत्री की पत्नी हा, 1993 में विदा लोका हा, 1994 कुछ असाधारण हा, 1995 4 कमरे हा, 1999 बॉडी शॉट्स हा, 2000 वो बातें जो आप उसे देखकर ही बता सकते हैं हा हा, 2001 10 छोटी प्रेम कहानियां हा हा, 2005 9 जीवन हा हा, 2008 यात्रियों हा, 2009 माँ और बच्चा हा हा, 2010 क्रांति हा, तीर्थयात्री हा, वृत्तचित्र, 2011 अल्बर्ट नोब्स हा, 2014 जैकी और रयान हा, 2015 रेगिस्तान में आखिरी दिन हा, 2016 प्यारी जिंदगी हा, 2016 बीमारखाना हा, 2017 बाहर घूमना हा, 2020 4 अच्छे दिन हा, 2022 रेमंड और रेहा हा, नहीं टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 और अक्टूबर में 27वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग। उन्होंने एक स्वनिर्देशित शिक्षा प्राप्त की, जिसके परिणामस्वरूप पत्रकारिता ही उन्होंने कोलंबियाई और विदेशी राजनीति की आलोचना में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 1958 में उन्होंने मर्सिडीज बारचा पार्डो से 2-3 यह एक कम ज्ञात तथ्य है कि गैब्रियल की मैक्सिकन लेखिका सुजाना काटो से एक बेटी थी, जो विवाहेतर संबंध का हिस्सा थी। 4 उन्होंने उसका नाम इंदिरा रखा और उसने अपनी मां का अंतिम नाम लिया। 4 गार्सिया मार्केज ने एक पत्रकार के रूप में शुरुआत की और कई प्रशंसित गैरकाल्पनिक रचनाएं और लघुकथाएं लिखीं। उन्हें उनके उपन्यासों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जैसे 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड 1967, जिसकी 50 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं, क्रॉनिकल ऑफ ए डेथ फोरटोल्ड 1981 और लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा 1985। उनके कार्यों ने महत्वपूर्ण आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यापक व्यावसायिक सफलता हासिल की है, विशेष रूप से जादुई यथार्थवाद के रूप में जानी जाने वाली साहित्यिक शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए, जो अन्यथा सामान्य और यथार्थवादी स्थितियों में जादुई तत्वों और घटनाओं का उपयोग करता है। उनकी कुछ रचनाएं मैकोंडो के काल्पनिक गांव, मुख्य रूप से उनके जन्मस्थान अराकाटाका से प्रेरित में सेट है, और उनमें से अधिकांश एकांत के विषय का पता लगाती है। 5 वे इस सम्मान को पाने वाले चौथे लैटिन अमेरिकी थे। उनसे पहले 1945 में चिली के कवि गैब्रिएला मिस्ट्रल और 1971 में पाब्लो नेरुदा और 1967 में ग्वाटेमाला के उपन्यासकार मिगुएल एंजेल ऑस्टूरियस को यह सम्मान मिला था। जॉर्ज लुइस बोर्गेस के साथ गार्सिया मार्केज इतिहास में सबसे प्रसिद्ध लैटिन अमेरिकी लेखक है। 6 अप्रैल 2014 में गार्सिया मार्केज की मृत्यु पर कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस ने उन्हें अब तक का सबसे महान कोलंबियाई कहा। 7 जीवनी, प्रारंभिक जीवन,
अराकाटाका में गार्सिया मार्केज का बिलबोर्ड। मैं किसी भी देश से क्यों न आऊं, मुझे लैटिन अमेरिकी होने का एहसास होता है, लेकिन मैंने कभी भी अपनी मातृभूमि अराकाटाका की यादों को नहीं त्यागा, जहां मैं एक दिन लौटा और पाया कि वास्तविकता और पुरानी यादों के बीच ही मेरे काम के लिए कच्चा माल है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज। गैब्रियल गार्सिया मार्केज का जन्म 6 मार्च 1927 बी को कोलंबिया के कैरिबियन क्षेत्र के छोटे से शहर अराकाटा में गैब्रियल एलिगियो गार्सिया और लुइसा सैंटियागा मार्केज इगुआरन के घर हुआ था। 8 गार्सिया मार्केज के जन्म के तुरंत बाद उनके पिता फार्मासिस्ट बन गए और अपनी पत्नी के साथ पास के बड़े बंदरगाह शहर बेरेंक्विला चले गए और युवा गैब्रियल को अराकाटा में छोड़ दिया। 9 उनका पालन पोषण उनके नाना नानी डोना ट्रैंक्विलिना इगुआरन और कर्नल निकोलस रिकार्डो मार्केज मेजिया ने किया। 10 दिसंबर 1936 में उनके पिता उन्हें और उनके भाई को सिंसे ले गए। हालांकि जब मार्च 1937 में उनके दादा की मृत्यु हो गई, तो परिवार पहले वापस बेरेंक्विला और फिर सुक्रे चला गया, जहां उनके पिता ने एक फार्मेसी शुरू की। 11 जब उनके माता पिता प्यार में पड़ गए थे, तो उनके रिश्ते को लुइसा सैंटियागा मार्केज के पिता कर्नल से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गैब्रियल एलिगियो गार्सिया वह आदमी नहीं था जिसे कर्नल ने अपनी बेटी का दिल जीतने की कल्पना की थी। गैब्रियल एलिगियो एक रूढ़िवादी था और एक महिलावादी होने की प्रतिष्ठा थी। 12-13 गैब्रियल एलिगियो ने लुइसा को वायलिन सेरेनेड्स, प्रेम कविताओं, अनगिनत पत्रों और यहाँ तक कि टेलीफोन संदेशों के साथ लुभाया, जब उसके पिता ने उसे युवा जोड़े को अलग करने के इरादे से भेज दिया। उसके माता पिता ने उस आदमी से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह वापस आता रहा और यह स्पष्ट था कि उनकी बेटी उसके लिए प्रतिबद्ध थी। 12 उसके परिवार ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया और उसे उससे शादी करने की अनुमति दे दी। 14-15 चूंकि गार्सिया मार्केज के माता पिता उनके जीवन के पहले कुछ वर्षों तक उनके लिए कमोबेश अजनबी थे। 17 उनके दादा दादी ने उनके शुरुआती विकास को बहुत प्रभावित किया। 18-19 उनके दादा, जिन्हें वे पापा लेलो कहते थे, 18,000 दिनों के युद्ध के एक उदारवादी दिग्गज थे। 20 कर्नल को कोलंबियाई उदारवादियों द्वारा एक नायक माना जाता था और उनका बहुत सम्मान किया जाता था। 21 वह गार्सिया मार्केज के जन्म के एक साल बाद हुए केले के नरसंहार के बारे में चुप रहने से इनकार करने के लिए जाने जाते थे। 22 कर्नल, जिन्हें गार्सिया मार्केज ने इतिहास और वास्तविकता के साथ अपनी गर्भनाल के रूप में वर्णित किया। 23 एक उत्कृष्ट कहानीकार भी थे। 24 उन्होंने गार्सिया मार्केज को शब्दकोश से पाठ पढ़ाया, उन्हें हर साल सर्कस में ले गए और अपने पोते को बर्फ से परिचित कराने वाले पहले व्यक्ति थे। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी स्टोर में पाया जाने वाला एक चमत्कार। 25 वह कभी कभी अपने छोटे पोते से कहते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक मृत व्यक्ति का वजन कितना होता है, उसे याद दिलाते हुए कि एक आदमी को मारने से बड़ा कोई बोझ नहीं था, एक सबक जिसे गार्सिया मार्केज ने बाद में अपने उपन्यासों में शामिल किया। 26-27 गार्सिया मार्केज की दादी डोना ट्रैंक्विलिना इगुआरन कोट्स ने उनके पालनपोषण में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई। वह जिस तरह से असाधारण को पूरी तरह से स्वाभाविक मानते थे, उससे प्रेरित थे। 28 घर भूतप्रेत और पूर्वाभास, शगुन और अपशकुन की कहानियों से भरा हुआ था। 29 जिनमें से सभी को उनके पति ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। 18 गार्सिया मार्केज के अनुसार वह वास्तविकता के जादुई, अंधविश्वासी और अलौकिक दृष्टिकोण का स्रोत थी। 23 उन्हें अपनी दादी की कहानियां सुनाने का अनोखा तरीका पसंद था, चाहे उनके कथन कितने भी शानदार या असंभव क्यों न हों, वह हमेशा उन्हें ऐसे पेश करती थीं जैसे कि वे अकाट्य सत्य हों। यह एक भावशून्य शैली थी, जिसने लगभग 30 साल बाद उनके पोते के सबसे लोकप्रिय उपन्यास 100 Years of Solitude को बहुत प्रभावित किया। 30 गैब्रियल गार्सिया मार्केज 2009 में शिक्षा और वयस्कता। सुक्रे पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया गया कि गार्सिया मार्केज को
अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू करनी चाहिए और उन्हें रियो मैग्डेलेना के मुहाने पर स्थित बंदरगाह बेरेंक्विला में इंटर्नशिप के लिए भेजा गया। वहाँ उन्होंने एक डरपोक लड़के के रूप में ख्याति प्राप्त की जो हास्य कविताएं लिखता था और हास्यपूर्ण कॉमिक स्ट्रिप्स बनाता था। गंभीर और एथलेटिक गतिविधियों में कम रुचि रखने वाले उन्हें उनके सहपाठियों द्वारा एल विएजो कहा जाता था। 31 उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए एक जेसुइट कॉलेज में दाखिला लिया। 32 1947 में स्नातक होने के बाद गार्सिया मार्केज यूनिवर्सिडेड नेशनल डी कोलंबिया में कानून की पढ़ाई करने के लिए बोगोटा में रहे, लेकिन अपना अधिकांश खाली समय फिक्शन पढ़ने में बिताते थे। वह फ्रांच काफ्का के ला मेटामोर्फोसिस से प्रेरित थे। 33 उनकी पहली प्रकाशित रचना ला टेरसेरा रेजिग्नेसियोन 13 सितंबर 1947 के समाचार पत्र एल एस्पेक्टाडोर के संस्करण में छपी। 34 1947 से 1955 तक उन्होंने लघु कथाओं की एक श्रृंखला लिखी जो बाद में आइज ऑफ ए ब्लू डॉग शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई। 35 हालांकि उनका जुनून लेखन था, लेकिन उन्होंने अपने पिता को खुश करने के लिए 1948 में कानून की पढ़ाई जारी रखी। दोस्तों इसका जो पहला सीजन है वो हमें 1 से 11 दिसंबर 2024 को देखने को मिलने वाला है और इस नॉवल को पूरा कवर करने के लिए सेकंड पार्ट भी इसका बनाया जाएगा। उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पार्ट 1 के रिस्पांस के साथ ही इसके दूसरे सीजन का एक तरह से जो शूटिंग है वो चालू कर दी जाएगी, तो वो भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।